अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। जाली अकाउंट्स केस में ठट्टा और दादू शुगर मिल्स की ओमनी ग्रुप को फरोख्त से मुतल्लिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को नैब की तरफ से भेजे गए 32 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा मौसूल हो गया है। मुराद अली शाह का कहना है कि यही 32 सवाल 25 मार्च को नैब इस्लामाबाद में पेशी के दौरान भी उनसे पूछे गए थे और उन्होंने नैब को मुतमिन किया। इन 25 सवालात पर 1.5 घंटे के करीब उनसे पूछगछ की गई थी और नैब के सवालात का तहरीरी जवाब अब वो 4 अप्रैल के बाद नैब को भिजवाएंगे। और मुराद अली शाह ने ठट्टा शुगर मिल्स की फरोख्त की बतौर सूबाई वजीर ख़जाना निजकारी की हतमी मंजूरी दी थी। मुराद अली शाह का कहना था कि दादू और नोडेरो शुगर मिल्स की फरोख्त से उनका कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि जो शुगर मिल्स की निजकारी का अमल था वो बराह रास्त जो हाई कोर्ट थी, सिंध हाई कोर्ट थी, उसने उसकी बोली मुनक्कद करवाई थी। और मुराद अली शाह का यह भी कहना है कि उन्होंने नैब को दौरान पेशी मुतमईन किया है कि उनका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, निजकारी से कोई ताल्लुक नहीं है। और उन्होंने इल्ज़ाम भी आयद किया है कि उनके खिलाफ इंक्वायरी सिंध के खिलाफ इंतकाम का एक हिस्सा है। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह 25 मार्च को नैब इस्लामाबाद में 5 रुकनी कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हुए थे, जिसकी सरबराही खुद डीजी नैब रावलपिंडी इरफान नईम मंगी कर रहे हैं। मुराद अली शाह से नैब ने क्या सवालात किए और उन्होंने क्या जवाबात दिए हैं और अब वो क्या तहरीरी जवाब भेजने वाले हैं, मुराद अली शाह का हमने खुसूसी इंटरव्यू किया है। इस इंटरव्यू में आप न सिर्फ मुराद अली शाह की नैब में पेशी की कहानी उन्हीं की जुबानी जान सकेंगे, बल्कि बहरिया टाउन केस में रेगुलराइजेशन की मद में मिलने वाले 460 अरब रुपए की खती रकम किसको मिलेगी, सिंध हुकूमत ने यह रकम हासिल करने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार की है, ये भी हम आपको आज के इस इंटरव्यू में बताएंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खुसूसी इंटरव्यू। सिंध की शुगर मिल्स के मामले पर नैब ने तलब किया था सोमवार के रोज़ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब को। उनसे क्या बातचीत हुई और अब उनका लायामल क्या है, उनसे जानते हैं। मुराद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब अस्सलाम वालेकुम। आप पेश हुए थे सोमवार के रोज़ शुगर मिल्स वाले मामले पे, आपको नैब ने तलब किया था, सवालनामा भी आपको दिया गया, आपसे वहाँ पर भी सवालात हुए। क्या बातचीत हुई उसमें? आप इल्ज़ाम यह है कि आपने औने पौने दामों शुगर मिल जो हैं वो बेच दी, सिंध गवर्नमेंट ने ओमनी ग्रुप को दे दी, बेनिफिशरी उनको अपने बनाया और इनके जो लिंक भी जोड़ा जाता है कि उनका लिंक भी है ज़रदारी साहब से, जो एक केस है इस वक्त जो मनी लॉन्ड्रिंग का है, जाली अकाउंट्स का केस है। क्या आपका रिस्पॉन्स था? देखिए, मुझे नैब ने बुलाया था 25 तारीख को और मैं आपको फ्रैंकली बताऊं कि मुझे खुशी हुई थी, इसलिए कि मेरी जो रिजर्वेशन यही थी जीआईटी से या कोर्ट से कि मुझे बुलाए बगैर, जब से ये मामला शुरू हुआ है आपने मेरे ख़िलाफ़ इंक्वायरी की और उस इंक्वायरी में मुझे किसी वक्त भी नहीं बुलाया। तो मैंने तो जब मैं गया था नैब, सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा किया था कि आपको ये ख्याल तो आगे, नहीं तो आप इधर भी आगे अपने घर बैठ के इंक्वायरी कर लेते बगैर मेरे मौक़िफ़ लिए, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जबकि देयर सेवरल केस लॉज कि आप किसी आदमी को अक्यूज़ नहीं कर सकते विदाउट गेटिंग हिज व्यूज़ या उससे बुला के कोई पूछ-गुछ या तफ्तीश करने की वजह। खैर, ये केस मेरे ख़्याल से तो उसमें कुछ भी नहीं है। ये 3 शुगर मिल्स थी सिंध के अंदर जो 76 में शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाई थी। एक नोडेरो शुगर मिल जो थी वो PIDC ने, फेडरल गवर्नमेंट ने बनाई थी। 2 शुगर मिल सिंध गवर्नमेंट ने, सिंध शुगर कॉरपोरेशन थी उनकी सब्सिडियरी होली ओन्ड, उसकी दादू और ठट्टा में बनाई थी। ये तीनों शुगर मिल्स बंद हो गई थी और ठट्टा शुगर मिल 95 में सबसे पहले ठट्टा शुगर मिल बंद हुई थी, 99 में दादू शुगर मिल बंद हो गई थी और नोडेरो का मुझे नहीं पता, इसलिए फेडरल गवर्नमेंट से उसका ताल्लुक था, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता। 2001 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी, जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, अभी इलेक्शंस भी नहीं हुए थे, उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसने फ़ैसला किया कि जो सिंध की 2 शुगर मिल्स हैं और इवन फेडरल गवर्नमेंट की, इन तीनों को प्राइवेटाइज़ करना है। 2001 में फेडरल गवर्नमेंट ने नोडेरो शुगर मिल प्राइवेटाइज़ कर ली, वो भी ओमनी ग्रुप ने ली और पीपल्स पार्टी थी नहीं, मुशर्रफ का दौर था। 2001 से लेके 2008 तक
2 बार प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो सिंध की थी उसने, और उसके बाद 2005 में जब सिंध गवर्नमेंट वो प्राइवेटाइज नहीं कर सकी बिकॉज उसके 3.1 बिलियन की लाइबिलिटीज़ थी, और वो जो उसके क्रेडिटर्स थे जो पैसे उनको मिल रहे थे वो पूरे नहीं हो रहे, तो दे वेंट इनटू लिक्विडेशन। लिक्विडेशन में जाने का तरीका ये होता है कि फिर आप कोर्ट को अप्रोच करते हैं अंडर कंपनीज लॉ कि जी आप इसको ऑक्शन करें और इसकी जो प्रोसीड्स है उसमें से लेंडर्स को आप पैसे दें। 2005 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी, सिंध हाई कोर्ट को लिखा गया। सिंध हाई कोर्ट ने ऑफिशियल असाइनी एक सेशन जज के रैंक का आदमी मुकर्रर किया। उन्होंने इसकी बिड्स मंगाई। जब पहली बिड्स आई 2006 और 2007 में, वो 2000 पहली बार जब आई, उन्होंने एक शख्स ने बिड करके या एक कंपनी ने बिड करके और उसके बाद वो भाग गए। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, पीपल्स पार्टी ने कोर्ट से कहा कि जी इसमें आप कंडीशंस डालें। कंडीशंस क्या थी कि आप उसको ये मिल बेचेंगे जिसको शुगर मिल चलाने का एक्सपीरियंस हो, दूसरा ये कि आप एक हेफ्टी अमाउंट लेंगे, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये दोनों चीज़ें हुई और 2008 में दादू शुगर मिल प्राइवेटाइज हो गई, ओमनी ग्रुप को मिली। ओमनी ग्रुप को ये शर्त लगाई गई कि आप 4 महीने में ये मिल स्टार्ट कर देंगे, और 2008 में उन्होंने वो मिल स्टार्ट कर दी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो शुगर मिल्स प्राइवेटाइज हुई भी हैं, इनकी जो बिडिंग थी वो हाई कोर्ट ने की थी, सिंध गवर्नमेंट ने नहीं की थी? बिल्कुल, हाई कोर्ट ने की थी, एडवर्टाइज हाई कोर्ट ने किया था, रिजर्व प्राइस हाई कोर्ट ने सेट की थी, और वो बिडिंग करके हमें बाद में उसकी कंसेंट या अप्रूवल के लिए भेजा था। फिर आप पे इल्ज़ाम क्यों? ये तो आप उनसे पूछे ना, मुझे यही समझ नहीं आई ना। आपसे क्या पूछा उन्होंने, क्या? अच्छा, बड़ी मज़े की बात ये है कि केस है दादू और ठट्टा शुगर मिल का। अपेरेंटली नौदेरो फेडरल गवर्नमेंट है तो उसको उन्होंने छेड़ा नहीं तो उसको भी ले लेते अगर करना ही था, लेकिन उनको नहीं छेड़ा, उनकी मर्ज़ी। अब क्या करें, जो हम कहते हैं कि सिंध को सिर्फ टारगेट कर रहे हैं। दादू शुगर मिल की प्राइवेटाइजेशन कोर्ट ने की, कोर्ट के बाद उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने उनको अप्रूव किया। मेरा कोई रोल नहीं था, इसलिए कि मैं उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर नहीं था, वो फाइनेंस के थ्रू फाइल जाती है अल्टीमेटली। 2013 में 12 में इन्होंने फिर प्राइवेटाइज़ की ठट्टा शुगर मिल। ठट्टा शुगर मिल की जो उनको बिड हमें आखिर में मिली, 7वीं बार ये ऑक्शन हो रही थी, और ये 7वीं बारी में सबसे ज़्यादा बिड थी। 7वीं बार क्यों हुई थी? पहले 6 बार क्या हुआ? पहले 6 बार हुआ कि लोगों ने बहुत लो बिड्स की, वो एक्सेप्टेबल नहीं थी। एक बार एक बिड आई थी 22 करोड़ रुपए की, उसकी 23 करोड़ रुपए की। उस बिडर ने 1 करोड़ रुपए, जैसे मैंने कहा ना बहुत कम पैसे रखते थे, 1 करोड़ रुपए जमा कराया, और जब उसको बिड एक्सेप्ट हो गई तो उसने कहा मुझे 8 साल में इसकी पेमेंट करने दें। हमने कोर्ट ने उसे मना कर दिया, हमारी तरफ तो है ही नहीं कि ये नहीं हो सकता, और उसका 1 करोड़ रुपया भी फोरफीट कर लिया। ये बिड जो है प्रॉपर 25% उन्होंने बिड सिक्योरिटी जमा कराई। 127.5 मिलियन की बिड आई। नेशनल बैंक मेजर लेंडर था, उसने अप्रूव किया। ऑफिशियल असाइनी ने सिंध हुकूमत को लिखा, इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट ने उसको कंसेंट दे दी। उसके बाद इस वक्त तक मेरा कोई रोल नहीं था एज फाइनेंस मिनिस्टर, इसलिए फाइनेंस के पास आई नहीं है फाइल। 5 जनवरी को एडवोकेट जनरल ने कहा कि जी चीफ मिनिस्टर की अप्रूवल भी चाहिए, हमें कंसेंट चाहिए। आपने दे तो दिया हमें अप्रूवल के, इसको कह दो। 8 तारीख को इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट ने फाइल मूव की। 11 जनवरी को वो फाइनेंस में आती है। फाइनेंस सेक्रेटरी उस पर एक नोट देते हैं कि दी ऑफर इज़ बिलो द बिड प्राइस, वो पहले ही लिखा हुआ था। मैंने उस पर नोट लिखा, और वो नोट मुझे अच्छी तरह याद है। उसमें पहली चीज़ में 3 चीज़ें लिखी कि जी एक कि हम ऑलरेडी इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट कंसेंट दे चुकी है, इसलिए कि वो हाई कोर्ट ने अपने ऑफिशियल असाइन ने अपने ऑर्डर पे लिखा था। दूसरी चीज़ मैंने लिखी कि नौदेरो और दादू शुगर मिल ओमनी ग्रुप चला रहा है, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड सपोर्ट करता है फॉर द टू द बिड फॉर ठट्टा, इसलिए यही उम्मीद थी कि ठट्टा भी चल जाएगी। और तीसरी चीज़ मैंने लिखी थी कि दिस विल क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लोकल्स एंड बेनिफिट लोकल इकोनॉमी। तो मुझसे सवाल लीडरशिप की तरफ से ये कोई हिदायत तो नहीं थी कि कर दें आप? मुझे लीडरशिप की तरफ से आज तक कोई हिदायत नहीं आती है। यही वजह है, उन्होंने मेरी देख के जो भी कह लें एबिलिटी और वटेवर, मैं पहले इरिगेशन मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और अब चीफ मिनिस्टर हूँ। आपको नुक्ता बता रहे थे, पॉइंट जो आपने लिखा ये 3 लिखी। मुझसे सवाल ये किया गया कि ये आपने क्यों लिखा, आपने क्या कोई सर्वे कराई कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, कैसे आपने ये कह दिया? मैंने कहा भाई दादू शुगर मिल मेरे बैकयार्ड में, मैं दादू से मेरा ताल्लुक़ है,
और उस शुगर मिल में मेरे गांव के लोग नौकरी करते हैं, तो जॉब क्रिएशन हुई, मुझे ये पता था। लोकली गन्ना उगना ख़त्म हो गया था जब से दादू शुगर मिल 99 में बंद हुई थी। दोबारा दादू में और जामशोर सेवन ताल के में जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, गन्ना उगना शुरू हुआ, लोकल इकोनॉमी बेनिफिट हुई। मैंने तो यही लिखा था ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी कि अगर एक सिक इंडस्ट्री, एक बंद मिल चल जाए दोबारा तो वो लोकल इकोनॉमी को बेनिफिट करेगा और जॉब्स क्रिएट करेगा। कहीं आपने तो किसी को पहले असेस करना चाहिए था। मैंने कहा हाई कोर्ट इसको कर रही है ऑक्शन, 13 साल हो गए। आपके पास ऑप्शन था, आप टर्न डाउन भी कर सकते थे उसको, अप्रूवल के लिए आपके पास फाइल आई। तो हर एक होते हैं, टर्न डाउन स्टील मिल को किया है ना सुप्रीम कोर्ट ने। मैं अब क्या बोलूँ, उसको उससे फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है आज तक? तो बिल्कुल आप हर चीज़ को आप टर्न डाउन भी कर सकते थे। आप कह सकते हैं अगर आपको लगा ये बेहतर है तो इसलिए आपने अगर आप टर्न डाउन करते तो कहता है आपने टर्न डाउन किया और आपने इतना नुकसान पहुंचाया, ये आपके ऊपर केस बन जाए। तो केस तो उस चीज़ में कोई भी केस मेरे हिसाब से बनता नहीं है। उनको मैंने जवाब दे दिए जो थे सारे। उन्होंने मेरे से काफ़ी सवालात किए, 1.5 घंटा तकरीबन मुझसे कहा। 1.5 घंटे बाद उन्होंने कहा कि जी हम आपको क्वेश्चनर भी भेज देंगे, यही जो हमने सवाल किए उनका जवाब आप लिख के भी दे दें। तो मैंने उनसे यही कहा कि जी आपने ये मेरे से सवालात किए और सारे नोट्स ले रहे थे, 4 लोग बैठे थे सारे, तो आप मुझसे फिर क्यों चला रहे हैं? तो मैंने उनसे कहा कि जी आप जो सवालात मुझे भेजेंगे, इज़ इट ऑप्शनल और मैंडेटरी दैट आई साइन देम बैक? तो उनका पहले जवाब आया कि जी अच्छा होगा अगर आप जवाब देंगे तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर आ जाएगा। मैंने कहा अगर आप ऑप्शनल कह रहे हैं तो आई विल थिंक अबाउट इट। अब मैंडेटरी है तो मुझे हुक्म करें भाई, आपकी हर बात मैंने कि तैयार हूँ। तो उन्होंने आकर में कहने की आप ही करके दें हमें। मैंने कहा जी हाजिर। मिल गया आपको सवालनामा? मुझे मिल गया है और मैंने उनसे यही कहा था कि मैं 4 तारीख तक बिज़ी हूँ, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी है, उसके बाद ही मैं बैठ सकूँगा। जवाब देने में मुझे कोई 2-3 घंटे लगेंगे बैठ के वो वापस, इसलिए कि मैंने अभी देखा 32 सवाल किए। वो 32 सवाल मुझे पता नहीं, वो सारे सवाल किए थे उन्होंने मुझसे 1.5 घंटे में। वही 32 हैं या कुछ नए सवाल भी हैं उसमें? वही हैं सारे, मैंने गौर से नहीं देखा अभी तक, लेकिन कोई ऐसे नहीं है बड़ी अजीब कॉन्फिडेंट कि आप इसमें अजीब व गरीब सवालात भी हैं उसमें। मसलन कि जी आप ये बताएं कि आप पीपल्स पार्टी में आप कब, आपके क्या राइज रही, आप कब वजीर रहे, आपके ये पब्लिक विकिपीडिया में देख लें तो उन्हें मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए तफ्तीश करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छी बात है, मुझसे पूछ रहे, मैं जवाब दूंगा। आप कॉन्फिडेंट है कि आप इसमें क्लीन होकर निकलेंगे, कोई मसला ऐसे नहीं आएगा इसमें? मैं हमेशा कॉन्फिडेंट था। मैंने इस केस में या किसी केस में भी जो भी मुझे बुलाएंगे, बिकॉज मैंने हर चीज़ गुड फेथ में की है। सबसे पहली बात तो ये है, देयर इज़ एन आर्टिकल 248 इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच सेज कि मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स जो भी काम करें, इट विल नॉट बी रेज्ड इन एनी कोर्ट। बट अब वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो जितनी पासदारी लोग कर रहे हैं, हम कह ही भी नहीं सकते किसी को कि जी हमारे तो आए नहीं, हमें हक मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद आई वेंट एंड अपडेट एंड आई टोल्ड देम आप जितनी बार बुलाएंगे मैं आऊँगा आपके पास, लेकिन एक काम कीजिएगा। जब इन्होंने मुझे बुलाया था तो तकरीबन 1000 से ऊपर पुलिस वाले खड़े किए हुए थे, चारों तरफ रोड बंद कर दिए थे, खारदार तारें लगा दी। प्रोटेक्शन के लिए था आपकी? मेरी प्रोटेक्शन के लिए थे। आई डोंट नीड देयर प्रोटेक्शन। और मैंने नैब से ये सवाल किया कि जी ये सब करने की ज़रूरत थी, तो उन्होंने जवाब ये था ये हमने नहीं किया है, ये एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। फेडरल गवर्नमेंट पता नहीं इतना क्या, मेरी इस्लामाबाद जाने से इतना डर रही थी कि मैं क्या कर दूंगा उधर जाके, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर ने बुलाना तो मुझे छोड़ दिया मीटिंग्स में। क्यों, क्या वजह? आप तो एक सूबे के वज़ीर आला, आपको क्यों बुलाना छोड़ दिए? मेरी वजह से 3 और वज़ीर आला को भी नहीं बुलाते, अब चीफ सेक्रेटरी से काम चला रहे। अब वो उन्हीं से पूछे ना आप, मतलब आप सवाल का जवाब मैं कैसे दूंगा, वो नहीं बुला रहे। आपको पता होगा, अंदाज़ा होगा ना क्यों नहीं बुला रहे, ज़रा अंदाज़ा तो इंसान को हो जाता है। मेरा ख्याल है ही हैज़ नो आंसर्स टू माई क्वेश्चन, किसी चीज़ पे भी वो जवाब दे नहीं सक रहे हैं। और अब मैं वेट कर रहा हूँ कि CCI हो जल्दी, इसलिए उसमें तो बुलाना पड़ेगा, मेरा आई नहीं आके, नहीं तो CCI होगी नहीं। और आपको लगा नहीं होगी अदरवाइज़ तो होगी नहीं ना CCI, अगर मुझे नहीं बुलाएंगे तो। मैं कह रहा हूँ अदरवाइज़ तो मेरे बगैर तो हो नहीं सकती ना। हर 3 महीने में CCI होनी है, 4 महीने हो गए प्राइम मिनिस्टर को। वैसे तो बात करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब उनको अपने ये जो अब कह के भी हम थक गए हैं कि ऑपोजिशन मोड से और कंटेनर से उतर के गवर्नेंस पे आना चाहिए, सूबों के साथ मिलके काम करना चाहिए। इसमें सूबों का भी नुकसान है और फेडरेशन का भी नुकसान है अगर आप हम आंगी से नहीं चलेंगे। और अगर सिंध सूबे ने PTI को वोट नहीं दिए, अगर सिंध सूबे ने तीसरी बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्ट किया है और पहले से ज़्यादा सीटें और पहले से ज़्यादा वोट दिए हैं, तो इसका बदला सिंध के लोगों से ना लें।
और चीज़ सिंध से मुतल्लिक हम बात करें अगर, तो एक बैरिया टाउन का केस भी है जो सेटल हुआ है। 460 अरब रुपया ऑफ़र किया बैरिया टाउन ने कि वो देंगे। अब पहले सिंध गवर्नमेंट जब ये केस चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोई नुकसान नहीं हुआ फाइनेंशियल इतना, ये ठीक डील थी। अब बाद में सिंध गवर्नमेंट ने जब वो 460 बिलियन के अगेंस्ट सारा मामला सेटल डाउन हुआ तो फिर सिंध गवर्नमेंट भी उसमें एक बन गई फरीक कि भाई ये पैसा तो सिंध को मिलना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें पता है ये पैसा कहाँ जाएगा, इस तरह के रिमार्क्स भी वहाँ से आए। तो अब आप क्लेम करेंगे ये पैसा दिया जाए? तो मैं आपको बताता हूँ ये मामला अब तो खैर आ गया जजमेंट, लेकिन इट्स स्टिल गोइंग ऑन बिकॉज फिर वो 15 दिन बाद उसकी ले रहे हैं। सिंध हुकूमत ने कभी ये नहीं कहा। ज़मीन हमने बहरिया को दी नहीं थी, ज़मीन MDA को दी थी। देन देयर वाज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन MDA एंड बहरिया जिसमें सिंध गवर्नमेंट को पैसे मिलने थे और वो रैकेट पे हैं हम कि हम कह चुके हैं। अब वो अमाउंट्स इसलिए कि हमने 2012-13 में जब वो ज़मीन दी थी उन रेट्स की बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट टुक अनदर व्यू कि जी अब के पैसे, अब के रेट पे पैसे दे, इसलिए बहरिया का ये पॉइंट ऑफ व्यू था उसमें कि जी ये ज़मीन की कीमत बढ़ी है बिकॉज वी हैव डेवलप्ड इट। तो ये सारी चीज़ें आ गई, लेकिन अब वो पैसा अल्टीमेटली आया है, ज़मीन के मद में आया है ना। ज़मीन किसकी है? सिंध गवर्नमेंट की है, पैसा सिंध गवर्नमेंट को ही आएगा। देयर इज नो अदर वे। अब जो भी इस वक्त अगर नहीं आता, क्योंकि इस तरह के रिमार्क्स तो आए थे उस दिन के हमें पता है ये पैसा कहाँ जाएगा। बात सुनिए, मैं सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद रखता हूँ कि किसी का हक गज़ब नहीं करेंगे। अब वो अल्टीमेटली मेरी कोई चीज़ है, मैं आपको देता हूँ बेचने के लिए, चीज़ मेरी है, अगर आपको उसको अच्छी कीमत में बेच देते हैं तो पैसे मुझे ही देंगे ना, या आप रख लेंगे? क्या पता मोमेंट डैम में अगर चले जाते हैं, अगर डैम फंड में चले जाते हैं या कहीं और, आप क्लेम करेंगे, जाके कंटेस्ट करेंगे कि ये पैसा सिंध का दिया जाए? मैं बिल्कुल कंटेस्ट करूँगा। मैं ऑब्वियसली आई विल कंसल्ट माई कैबिनेट और बिल्कुल कंटेस्ट करेंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगी, मेरा नहीं ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगी, इसलिए कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बार मुझे, जब उनसे मुलाकात मेरी कराची में हुई थी, मैं गया था और ये केस डिस्कस हुआ था, उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली कहा था कि ये पैसे सिंध हुकूमत के जाएंगे और ये मैं डैम फंड में नहीं लूँगा। और उन्होंने उसमें ये भी मुझे कहा था कि मुझे पता है कि आपका मौक़िफ़ डैम्स के बारे में क्या है, तो ख़ास तौर पे आपसे नहीं लूँगा। बहुत शुक्रिया मुराद अली शाह साहब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खुसूसी इंटरव्यू आपने मुलाहिज़ा किया। ये इंटरव्यू हमने 3 रोज़ कबल बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ट्रेन मार्च के दौरान रिकॉर्ड किया था, जिसमें मुराद अली शाह ने वाज़े किया है कि उनका इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ताहम वो नैब के साथ हर तरह का ताउन करेंगे। और बहरिया टाउन केस में ये कहना है CM सिंध का कि वो हर सूरत में जो 460 अरब रुपये बहरिया टाउन ने देने हैं, सुप्रीम कोर्ट को वापस करने हैं रेगुलराइजेशन की मद में, ये पैसा सिंध का है और ये पैसा हासिल करने के लिए वो कॉन्टेस्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मुल्क की मुआशी सूरत हाल से मुतालिक। स्टे विद अस। वेलकम बैक द शो। और अब बात हो जाए मुल्क की मुआशी सूरत हाल की। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद में 0.5% इजाफा करते हुए मुनाफे की शरह 10.25% से बढ़ाकर 10.75% कर दी है। पॉलिसी बयान में मरकजी बैंक ने कहा है कि करंट अकाउंट खसारा बदस्तूर बुलंद रहेगा, जबकि महंगाई में इजाफे की शरह बरकरार रहेगी और पायदार नमू के लिए मजीद इक़दामात करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर साहब का कहना है कि मुल्क ख़तरनाक हालात से निकल आया है, कौम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ पंजाब नहीं, पूरे पाकिस्तान का ख़जाना खाली है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरियाँ हैं। एक तरफ तो वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर साहब ने बड़ी खुशखबरियों की नवीद दी, लेकिन साथ ही आज 2 और अहम डेवलपमेंट्स भी हमने देखी हैं कि एक तो ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11.92 रुपये तक के इजाफे की समरी वजारत ख़जाना को अरसाल कर दी है और डॉलर की ऊंची उड़ान है वो भी बेकाबू है और डॉलर जो है
वो ओपन मार्केट में 141 रुपये 70 पैसे तक का हो गया है। ओवरऑल हमारी मईशत किस सिमत जा रही है, क्या हमारी मौशी पॉलिसियाँ दुरुस्त है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जुबैर साहब, साबिक गवर्नर सिंध और हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर गहरी निगाह रखते हैं। हमारे साथ मौजूद है मायूं अख्तर खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और इनका भी एक इकॉनमी से मुतल्लिक एक साउंड बैकग्राउंड है। बहुत शुक्रिया मायूं अख्तर खान साहब आपका और जुबैर साहब आपका अपने शो में ज्वाइन किया। मायूं अख्तर खान साहब, असद उमर साहब खुशखबरियाँ तो दे रहे हैं, तो क्या सिर्फ खुशखबरियों पर ही आसरा या तवक्कल की जाए या फिर ऑन ग्राउंड भी हालात बेहतर होंगे, चूंकि महंगाई जो है वो बेकाबू होती जा रही है, बढ़ती जा रही है और जिस तरह से देखें डॉलर भी रुपए के मुकाबले में बढ़ी है डॉलर की कदर, और साथ साथ आप देखें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफे का कभी इम्कान है, तो महंगाई तो बढ़ रही है, हालात कैसे स्टेबल हैं? देखिए, ये जो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है हमारी इकॉनमी में, जो बार बार हमें IMF के पास बैलेंस पेमेंट सपोर्ट, मतलब फॉरेन करेंसी सपोर्ट बेसिकली लेने के लिए जाना पड़ता है, उसमें यह कि हम आमतौर पे फाइनेंस मिनिस्टर्स का ये कोशिश होती है, हमेशा हमने देखा है माजी में कि वो रुपए को ओवर वैल्यूड रखते हैं और जो ग्रोथ आती है वो एक्सपेंसिव डेट, एक्सपेंसिव फॉरेन डेट से आती है। इसलिए आपने देखा कि मुशर्रफ दौर में ग्रोथ तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन उसके फ़ौरन बाद IMF के पास जाना पड़ा और पीपल पार्टी के दौर में 2008 से 13 तो ग्रोथ भी नहीं हुई, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा रही और लेकिन उसके बावजूद 2013 में जाना पड़ा IMF के पास डार साहब को। हमेशा इनके नताइज यही निकले कि रुपया गिरा, महंगाई आई उस वजह से जब सडनली गिरता है और टाइटनिंग हुई, IMF की कंडीशनैलिटीज़ के लिए बिजली गैस के रेट्स बढ़े और ये चीज़ें अभी भी देखने में आ रही हैं। IMF की कंडीशनैलिटीज़ की वजह से बिजली और गैस के रेट बढ़े 2013 में अभी तक तो एग्रीमेंट हमारा हुआ ही नहीं, मई के मिड में होना है, तो कीमतें तो पहले बढ़ गई। 2018 में करंट अकाउंट डेफिसिट 2013 में करंट अकाउंट डेफिसिट $2.5 बिलियन था, 2018 में $19 बिलियन था। इन 5 सालों में बैरूनी कर्जे तकरीबन दुगने बढ़े। रुपया को सारी दुनिया कह रही थी, वर्ल्ड बैंक कह रहा था, IMF कह रही थी कि ओवर वैल्यूड रुपी है और ये अब उसके नताइज आप देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने 7-8 साल जो कोशिशें की हैं, जो बैरूनी ममालिक और जो असद उमर साहब ने नेगोशिएट किया IMF से, उससे जो गोली कड़वी होनी थी, इससे बहुत ज़्यादा कड़वी गोली होनी थी। आप बेशक रुपए की वैल्यू देखते या गैस की प्राइसेस या पेट्रोल की प्राइसेस या महंगाई, इससे बहुत तो और कितना डिवैल्यू होना था रुपया मायूं अख्तर खान साहब, कितना हो सकता था जो आप कह रहे हैं कि मज़ीद होना था? IMF की जो अभी डील आएगी कितना होना था? उसमें गोली कड़वी ज़रूर होगी, लेकिन उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। और साथ ही साथ मैं 1 मिनट और लूँगा, साथ ही साथ आप देखेंगे 23 जनवरी को असद उमर साहब कुछ बिजनेस कॉन्फिडेंस बहाल करने के मेजर्स लाए हैं। अब आप बहुत तेज़ी के साथ और ये काफ़ी मेजर्स देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पॉवर्टी एलिविएशन के तहत बहुत सी स्कीमों का ऐलान कर रहे हैं ताकि ये जो कड़वी गोली है इसका गरीब तबके पे ज़्यादा नेगेटिव असर ना पड़े। मोहम्मद जुबैर साहब, मायूं अख्तर खान साहब जिस कड़वी गोली की बात कर रहे हैं महंगाई की सूरत में, गैस की प्राइसेस में, बिजली की प्राइसेस में और इसके अलावा डॉलर की मुकाबले में रुपए की कदर कम होने की सूरत में, ये कड़वी गोली तो पहले ही हम खा चुके हैं। IMF के साथ मुआहिदा हमारा मिड मई में जाके होना है, तो क्या उसके बाद एक और गोली फिर से हमें खानी पड़ेगी या फिर ये पहले खा चुके हैं, ये काफ़ी है? मैं तो हैरान हूँ कि PTI के लीडर्स जब कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा बुरा होना था, तो मेरा ख्याल है ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि लोग कहें अल्लाह का शुक्र है कि इतना अब हुआ है, इससे भी ज़्यादा होना था ख़राब। तो एक चीज़ तो तय है कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। गैस की प्राइसेस इससे ज़्यादा और कितनी बढ़ती हैं, और अभी एक समरी पड़ी है, अब जो वज़ीर ख़जाना ने भी इंडिकेशन दे दिया है 145% और बढ़ाने का, बिजली के नर्ख बढ़ाने का।
कौन सी कीमत है जो नहीं बढ़ रही? डॉलर रुपी पैरिटी की हालत बुरी हालत है। डिस्काउंट रेट जो आपने जिक्र किया शुरू में 10.75% हो गया है, बड़ा सिंपल सा है। एक अगर आप देखें 10.75% का मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा तो वो पास ऑन होगा किस पर? अवाम पर। अवाम ऑलरेडी इतने मुश्किल हालत में है कि एक तरफ इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जो आपकी ग्रोथ रेट है वो तकरीबन आधी होगी जितनी होनी थी। 6.2% एक्सपेक्टेड थी, अब 3.5% है। और ये आज के जो अनाउंसमेंट है इससे और फर्दर कॉन्ट्रैक्ट करेगी इकोनॉमी। इकोनॉमी आधी हो, कहां स्टैंड करेगी जाके? इन्फ्लेशन डबल हो रही है। जुबैर साहब 4 तक 4 तक जाएगी या उससे नीचे 3.5 तक से ऊपर नहीं होगी? अच्छा, और दूसरी बात ये है कि जो ये एक चीज की जिसकी ये जी गलत वो इशारे करते हैं। भाई मुझे ये बता दें कि कॉटन प्रोडक्शन का करंट अकाउंट डेफिसिट से क्या ताल्लुक है? गन्ने की कीमतों का, गन्ने की पैदावार का क्या ताल्लुक है? एलएनजी आप टाइम पर ऑर्डर ना करें और गैस के चूल्हे ना चल सके अवाम के, उसका करंट अकाउंट डेफिसिट से क्या रिलेशनशिप है? अपनी नाकामियों का अब खत्म करते हैं। 8 महीने हो चुके हैं, लोग भी तंग आ चुके हैं। आपकी परफॉर्मेंस, अच्छा अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते थे तो फिर आप आए क्यों थे? जून 2018 में जब आपने मैनिफेस्टो अनाउंस किया था तो आपने कहा था हम 1 करोड़ जॉब्स देंगे। 1 करोड़ जॉब का मतलब ये होता है कि 20 लाख जॉब पर एनम देंगे। जून 2018 में तो करंट अकाउंट डेफिसिट पता था ना। तो फिर अगर आपने पहले साल में 6 लाख, आज जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 6 लाख जॉब लॉसेस होंगे पहले साल में। 40 लाख लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे जाएंगे। जो मतलब इससे ज्यादा खराब चीज क्या हो सकती है? रेवेन्यू कलेक्ट आपसे नहीं हो रहा। स्लोएस्ट रेवेन्यू ग्रोथ है 20 साल में। अब आप मुझे ये बता दें कि बकरियों से और अंडों से, वो जो कह रहे हैं अनाउंस किया, एक भी स्कीम अनाउंस नहीं की। ओवरऑल जनरल बातें करते हैं, बकरियां बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, अंडे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एंड सो ऑन। भाई एक स्कीम अनाउंस करें, उसका पूरा फ्रेमवर्क अनाउंस करें, फिर हम उस पर एक कमेंट कर सकेंगे कि ये अच्छा है ये बुरा है। अभी मैं किस चीज पर कमेंट करूंगा, कौन सी चीज अनाउंस की है? अच्छा, मायूद खान साहब, हमारे वजीर ख़जाना जो हैं वो इस बात का क्रेडिट लेते हैं कि जो हमारा निजी शोबा है, प्राइवेट सेक्टर में कर्जे लेने जो है वो कर्जे बढ़े हैं, इसलिए वो नज़र आ रहा है कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आप देखें वो तो कम हुई है, तो असरात तो हमें नज़र नहीं आ रहे। जो खाली आज़ाद शुमार के एतबार से देखा जाए तो वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि ठीक तरफ जा रहे हैं, बेहतरी आ रही है, लेकिन जब हम उसके रिजल्ट्स देखते हैं पॉलिसीज़ के, तो रिजल्ट्स में तो हमें कहीं भी बेहतरी नज़र नहीं आ रही। जी, आपका कहना बिल्कुल वजह है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नीचे जा रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट बहरहाल बड़ा है। वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म क्रेडिट बड़ा है, और वो प्रोबेबली इस वजह से बड़ा है कि कमोडिटी प्राइसेस और इंपोर्ट्स जो हैं बिजनेसेस के लिए महंगी हुई हैं, उसके लिए उनको पैसा ज़्यादा चाहिए था। ज़ुबैर, कॉटन और शुगर केन का कतन कोई ताल्लुक नहीं है करंट अकाउंट डेफिसिट से, लेकिन मादरत के साथ पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत ने आज तक एग्रीकल्चर सेक्टर पे तवज्जो नहीं दी। हम 14-15 मिलियन बेल कॉटन करते थे, और अभी 8-9-10 की रेंज में आ गई। आपकी हुकूमत में भी यही हाल था, आपकी हुकूमत में शुगर केन का भी यही हाल था। एग्रीकल्चर सेक्टर इस मुल्क में मदर नेचर चलाती है। कोई हुकूमत आज तक किसी ने, मुझे आप बताएं कि आपने अपने 5 दौर में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या स्टेप्स लिए थे? आप मुझे बताएं कि आपने एग्रीकल्चर के लिए क्या स्टेप्स लिए थे 5 साल में? तो मैंने कोई सब्सिडी नहीं मिली थी। मैं तो कंपैरिजन कर रहा हूं, जिस तरह इन्होंने कहा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग गिरी है, नेगेटिव है, इसी तरह से एग्रीकल्चर I admitted to that. I even said कि ये प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट क्यों बढ़ रहा है? तो अपने लॉसेस कम करने के लिए। देखें, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, आई एक्सेप्ट दैट। हमेशा जब IMF का प्रोग्राम आने लगता है और रुपए को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट साल रखा जाता है और आप महंगे कर्जे बाहर से लाते हैं, तो उसके नतायज हमेशा यही निकलते हैं।
1999 में भी यही निकले थे, 2008 में भी निकले थे, 2013 में भी यही थे, अगर आप पास माजी के फिगर्स देखें, और 2018 में भी बिल्कुल यही नताइज निकल रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हमने सोशल सेफ्टी नेट्स पे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़ी स्कीम्स का ऐलान किया है, और बिजनेस कॉन्फिडेंस के मेजर्स फाइनेंस मिनिस्टर ने 23 जनवरी को ऐलान किया है, और अभी आई नो फॉर ए फैक्ट और बहुत से मेजर्स अनाउंस होंगे जिससे बिजनेस का कॉन्फिडेंस रिस्टोर होगा। जी चलें, यहाँ एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि असद उमर साहब ने तो ये कंफर्म किया है कि मई के मिड में एग्रीमेंट हो जाएगा हमारा IMF के साथ। जिस तरह पहले साख्तार साहब ये फरमाते रहे कि ये आखिरी हमारा प्रोग्राम होगा IMF, अब असद उमर साहब भी यही कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का आखिरी प्रोग्राम होगा। तो क्या वाकई ये आखिरी प्रोग्राम होगा? जो मुतबादल मेयर्स लेनी थी इकॉनमी को सस्टेनेबल बनाने के लिए, क्या वो मेयर्स भी हम उठा रहे हैं? बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक द शो। IMF के साथ पाकिस्तान का मुआहिदा तो होने जा रहा है मई में। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर साहब ने ये कंफर्म किया है कि अब मई में हमारा एग्रीमेंट होने जा रहा है। और जिस तरह मायूतर खान साहब बात कर रहे थे कि हमने ऐसे इक़दामात उठा लिए कि हम अगर शुरू में IMF के पास जाते तो ज़्यादा कड़वी गोली निकलना पड़ती, लेकिन अब शायद गोली की कड़वाहट की शिद्दत कम हो चुकी है, चूँकि ज़ाहिर फ्रेंडली कंट्री से भी हमने पैसे लिए, हमें लोन मिला, हमें हमारे रिजर्व्स को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ हमें लोन मिले मुख्तलिफ फ्रेंडली कंट्रीज से, और उससे हालात थोड़े से बेहतर हुए। लेकिन ज़ुबैर साहब, इसहाक डार साहब जब IMF प्रोग्राम में जा रहे थे, आपको याद होगा, उन्होंने दावा किया था कि ये आखिरी IMF प्रोग्राम होगा पाकिस्तान का, इसके बाद हमें दोबारा IMF में नहीं जाना पड़ेगा। तो क्या वजह हुई, क्यों हमें IMF में दोबारा जाना पड़ रहा है? अब ये सिर्फ तरीके इंसाफ की नहीं है कि वो अब गलती कर रहे हैं, वो जा रहे हैं। आपके अपने वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ती इस्माइल साहब ने मार्च में ये कह दिया था कि जो भी हुकूमत आएगी अक्टूबर में उन्हें IMF के पास हर सूरत में जाना पड़ेगा। एक तो मैं उन लोगों में शामिल हूँ समर जो IMF को ऐसा नहीं समझते कि एक ऐसी चीज़ है जो तबाहकुन है किसी मुल्क के लिए, और ना ही कमिटमेंट करनी चाहिए फ्यूचर की। देखें, इकॉनमी के जो चैलेंजेस होते हैं वो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ होते हैं। हमें नहीं पता आज से 5 साल के बाद या 10 साल के बाद क्या चैलेंजेस होंगे, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस क्या होंगे, एक्सचेंज रेट क्या होगा, इकनॉमिक ग्रोथ क्या होगी, क्या हालात होंगे। एक तो ये इस चीज़ पर मेरा ख्याल है हमें कोई वो बचगाना एक थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए कि IMF जिन ममालिक ने लिया है या पहले पाकिस्तान ने लिया है, अगर उसमें कमज़ोरियाँ रही हैं तो वो अब हमारी अपनी रही हैं। IMF का उससे कोई ताल्लुक नहीं। आज IMF के साथ आप एग्रीमेंट करेंगे, IMF के साथ आप कंडीशंस एग्री करेंगे, वो कंडीशंस बहुत सी ऐसी होंगी जो हमारी अपनी इकॉनमी के लिए हमें डिसिप्लिन करेंगी। मिसाल के तौर पर रेवेन्यू ग्रोथ के हवाले से, मिसाल के तौर पर एनर्जी रिफॉर्म्स के हवाले से, टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से अगर हम नहीं कर सकते तो वो तो हमारी अपनी कमजोरी है। मैं तो रूल आउट नहीं कर सकता कि फ्यूचर में हम IMF के पास जाएंगे या नहीं। आर वी प्रेडिक्टिंग IMF इज गोइंग टू क्लोज डाउन इन द नेक्स्ट 4 और 5 ईयर्स कि पाकिस्तान की तरह तमाम ममालिक ऐसे सोचते हैं? ऐसा नहीं है। और IMF के साथ बहुत सी शराइत होती हैं जिसको आप अच्छी तरह नेगोशिएट भी कर सकते हैं, जिस तरह 2013 में किया था। और महंगाई की शरह आपने देखा थ्रू आउट द 60 मंथ्स और PMLN वो तकरीबन 5% से कम रही है, तकरीबन पिछले 3 साल में 4% से कम रही है, रिकॉर्ड लो रही है। डिस्काउंट रेट 40 ईयर्स में रिकॉर्ड लो था। जरूरी तो नहीं है कि IMF एक खराब काम ही करने के लिए आपको कहता है, आप उनके साथ अच्छी तरह नेगोशिएट भी कर सकते हैं। सही। मयूतर खान साहब, अब असद उमर साहब भी कह रहे हैं इसहाक डार साहब की तरह कि अब ये आखिरी प्रोग्राम होगा, हम दोबारा नहीं जाएंगे। आपको याद होगा खान साहब तो पहले कहते थे कि बिल्कुल जाएंगे ही नहीं। तो आप इत्तफाक करते हैं असद उमर साहब से कि हम ये हमारा आखिरी IMF प्रोग्राम होगा, और ऐसे कौन से इक़दाम हम उठा रहे हैं कि हमारी मईशत जो है वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, दोबारा से हमें ना जाना पड़े? असद उमर साहब जो स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात कर रहे हैं वो बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। अगर हम अपना सेविंग्स रेट और उसके नतीजे में इन्वेस्टमेंट रेट बेहतर कर लें, अगर हम रुपी को ओवर वैल्यू ना रखें, बल्कि जो ईस्ट एशिया की ग्रोथ स्ट्रेटजी थी कि थोड़ा सा अंडर वैल्यू रुपी रख के उन्होंने अपनी ग्रोथ को बताया, वो बढ़ाया, वो ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बने, इन सब की एक्सपोर्ट लेट
ग्रोथ स्ट्रेटजीज थी, अगर हम ये कामयाब हो जाते हैं, अगर हम अपनी टैक्स बेस बढ़ा के रेवेन्यू अपना बढ़ा लेते हैं, अगर हम बिजनेस कॉन्फिडेंस बहाल करते हैं, और सही मानों में इस वक्त पाकिस्तान में कोई प्रोजेक्ट फाइनेंस नहीं है, फिक्स रेट फाइनेंस कैसे बढ़ाएंगे एक्सपोर्ट बेस एफसीआर से? तो खान साहब खुश नहीं है, गई हैं, कोई फिक्स रेट फाइनेंस नहीं है। अगर हम वो ले आते हैं, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर इंप्रूव कर लेते हैं, तो बिल्कुल हमें आईएमएफ में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं नहीं समझता कि हमें रुपए को फ्री फ्लोट करना चाहिए। आई थिंक एक मैनेज फ्लोट हो, लेकिन रुपए की वैल्यू रियलिस्टिक और कंपेटिटिव होनी चाहिए। ये इक़दामात करेंगे जिस पे पेशरफ्त हो रही है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आईएमएफ में हमें जाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो टैक्सेस से मुतल्लिक जब बार बार खान साहब कहते थे कि मैं आऊँगा तो टैक्स नेट बढ़ाऊंगा, तो क्या वजह है आपका तो जो टारगेट था रेवेन्यू का वही पूरा नहीं हो सका जो आपने टैक्स के थ्रू हासिल करना था? एफबीआर काम नहीं कर पा रहा। कभी खान साहब कहते हैं कि मैं एक नई एफबीआर खोलने जा रहा हूं, कोई पॉलिसी वाज़े नजर नहीं आ रही कि करने क्या जा रहे हैं। आएगी जी, बहुत बड़े बड़े इदारे जो हैं एफबीआर जैसे, इनको अगर आपने रिफॉर्म लाने हैं तो बड़े सोच समझ के रिफॉर्म लाने चाहिए। बाय द वे, ये टारगेट जो है जो एफबीआर का सेट हुआ था, ये तो ज़ुबैर की PMLN की हुकूमत का सेट हुआ था, तो उन्होंने पता नहीं किस बुनियाद पे ये टारगेट सेट किया था। एफबीआर में भी आप एफबीआर के रिफॉर्म्स में देखेंगे। मैंने आपको एक ब्रॉड स्ट्रक्चरल चेंज का मैंने आपको बता दिया है कि जिन चेंजेस की तरफ काम हो रहा है, और समर अगर 1 मिनट है तो मैं जल्दी से आंसर कर दूं। बेहतरी आएगी। यू विल हैव एम्पल टाइम टू रिस्पॉन्ड। एक तो हमायूं ने जो, अगर आप दोबारा सुनेंगे हमायूं, तो आपने जो बड़ा जबरदस्त प्लान दिया ना कि आईएमएफ में नहीं जाएंगे, हर स्टेटमेंट से पहले अगर हम एग्रीकल्चर, अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ कर ले, अगर हम ये अगर है ना, मैं मुस्तकबिल की बात कर रहा हूं, अगर करके नहीं बात करते, आप पॉजिटिवली कहते कि हम कर रहे हैं, तो अगर तो होगा तो फिर तो जबरदस्त हो जाएगा। लेकिन अगर और मगर की बात नहीं हो रही है। दूसरी चीज ये है कि अभी जो एफबीआर की बात इमरान खान साहब ने की है, इट रिफ्लेक्ट्स अ टोटल डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन ऑन द पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इट्स नो जोक कि प्राइम मिनिस्टर 8 महीने के बाद खड़े होकर ये कहें कि मैं नया एफबीआर बनाऊंगा। इट सिंपली इज एन एक्सेप्टेंस of a complete failure on the part of the present government। कौन से रिफॉर्म्स इनिशिएट किए हैं मुझे एक बता दें। बातें सुन ले तो ऐसे पीटीआई की बातें सुन ले तो मेरे ख्याल में स्विट्जरलैंड, स्वीडन से लोग आएंगे इनसे पूछने के लिए। एक रिफॉर्म बता दें, एनर्जी सेक्टर में, रेवेन्यू सेक्टर में, किसी एक सेक्टर में एक रिफॉर्म बता दें, सिवाय मुर्गियों के और अंडों के, वो भी उसका भी कोई फ्रेमवर्क नहीं है। वो भी कोई ये नहीं कि कर क्या रहे हैं। गरीबों के लिए जो हम इक़दामात कर रहे हैं वो करते हैं, वो आपको पसंद नहीं आती। गरीबों को तो मुर्गियां और बकरियां चाहिए, उनसे उनके हालात बेहतर होंगे। आपको ये चीजें पसंद नहीं आती। और तो भाई क्या फ्रेमवर्क है? व्हाट इज द फ्रेमवर्क? मुझे बताएं ना, अभी क्या फ्रेमवर्क है? कोई अनाउंस है? कैसे बकरियां देंगे, कैसे फाइनेंसिंग होगी, कैसे लोग अप्लाई करेंगे? खान साहब क्या सिर्फ मुर्गी बकरियों तक, या फिर जो तेल और गैस से मुताबिक खान साहब खुशखबरी दे रहे हैं उसको खुशखबरी बाकी रहे, या फिर कुछ और कंक्रीट तब्दीली भी आएगी? कोई कंपनी के सीईओ हैं जी मायूं साहब? जी आखिरी फिक्र में सुनाई नहीं दिया। पॉलिसी बताएं ना यार। सिर्फ खुशखबरी तक ही रखेंगे, खुशखबरी पे ही इक्तफा कर रहे हैं या कुछ खुद भी करेंगे? 100 दिन जब मुकम्मल हुए थे, एक डजन इनिशिएटिव्स बताए हैं जिनके पीछे हम लगे हुए हैं, जो आप अपने 5 साल में नहीं कर सके। हम वो कर रहे हैं ताकि आईएमएफ में बार-बार चले। अच्छा, मुर्गियों वाला कब बताएंगे? चले, अच्छा जब 100 दिन होते थे तो कन्वेंशन सेंटर में खान साहब ने अनाउंस किया था ना, अब उसको 150 दिन हो चुके हैं। जो देहाती गरीब आदमी है वो कहता है मेरे पास इतनी मजें हैं, ओके, वो मजों से अपनी वेल्थ डिटरमिन करता है। So these are important things, these are not insignificant things जो आप इसको ब्रश असाइड करते हैं कि यार मुर्गियों और बकरियों की बात कर रहे हैं। गरीब आदमी को उससे रोटी मिलती है। You are the government। आप लोग, हम एलीट कल्चर हैं, हमें गरीब आदमी की जो बातें हमें अच्छी नहीं लगती कि भाई आप इस तरह की बातें ना करें, आप मर्सिडीज बेंज और फैक्ट्रियों की बात करें। और सर जी, हुमायूं अख्तर साहब, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप एनालिसिस नहीं कर रहे, आप ऑपोजिशन में नहीं बैठे हैं। यू हैव टू ब्रिंग इन एक्चुअल फ्रेमवर्क ताकि हम उससे मुतमईन हो कि आप ये कर क्या रहे हैं गरीबों के लिए। ये कहना कि आपको ये पता है कि गरीबों की हालत बड़ी खराब है। ऑफ कोर्स हमें पता है गरीबों की हालत खराब है। कर क्या रहे हैं? सिर्फ ये अंडे देने से अच्छा हो जाएगा पाकिस्तान?
चले बहरहाल बहुत I शुक्रिया think, मोहम्मद जुबैर साहब आपका और मय्यद खान साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर जो हुकूमत कह रही है कि मईशत के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, ख़जाना खाली है, तो इसको मुआशी हालात को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत को ऐसे सस्टेनेबल इक़दाम उठाना होंगे कि हमारी मईशत अपने पाँव पर खड़ी रहे और दोबारा हमें कर्ज़ों की तरफ ना जाना पड़े, बैरूनी कर्जे ना लेने पड़े। जिस तरह से असद उमर साहब अब कह भी रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि अब IMF में हम नहीं जाएंगे, ये आखिरी प्रोग्राम होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।